बच्चों, ये वीडियो है वो कक्षा डीलेट चतुर्थ सेमेस्टर के लिए है और इसका विषय वही है आरंभिक स्तर पर भाषा का पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। वो विषय है लेखन का अर्थ एवं उपयोगिता है। ये यूनिट 1 का ही है और दूसरे अध्याय का है। इसमें लेखन सबसे पहले हमने बात की थी पठन की। अब हम लेखन पे की बात करेंगे कि लेखन यानी कि राइटिंग। तो प्रारंभिक स्तर पर अगर देखा जाए तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित भाषा। मौखिक भाषा के अंतर्गत क्या आता है? जो बोलचाल की भाषा होती है, हम एक दूसरे से संवाद करते हैं, वो भाषा आती है। और लिखित भाषा के अंतर्गत इन्हीं भावों और प्रतीकों को चिन्हित करते हुए लिपिबद्ध रूप में शुद्ध और सुसंस्कृत स्थापित करती हैं। यानी कि भाषा का यही रूप लेखन कहलाता है। यानी कि जो हम बोलचाल करते हैं, बोलते हैं आपस में, उन्हीं को वो बातचीत हम किसी न किसी प्रतीक या भाव के रूप में करते हैं और ये जो भाव या प्रतीक हैं उनको ही चिन्ह के रूप में हम लिपिबद्ध करके करते हैं। तो यही भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब हम बात करेंगे लेखन का अर्थ है। लेखन का क्या अर्थ है? जब हम अपने मन के बाहरी और आंतरिक भावों और विचारों को शुद्ध रूप प्रदान करने के लिए उन्हें लिपिबद्ध करती हैं, तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहा जाता है। हमारे विचार केवल बाहर से ही नहीं होते और आंतरिक भी नहीं होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। यानी कि मन के बाहरी भावों से और आंतरिक भावों को, इनको अगर हम शुद्ध रूप प्रदान करें तो हमें इनको लिखना पड़ता है, यानी लिपिबद्ध करना पड़ता है। और इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति है वो लेखन कहलाती है। लेवार्ड के अनुसार सुंदर लेख पूर्णतः विचारपूर्ण संभाषण है। लेवार्ड एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने कहा है कि अच्छा लेख है या सुंदर लेख है वो वस्तुतः विचारपूर्ण संभाषण ही होता है। गांधी जी के अनुसार देखा जाए कि मौखिक अभिव्यक्ति बालकों को बलपूर्वक, उत्साहयुक्त एवं जीवन शक्ति से पूर्ण लिखने में समर्थ बनाती है। इसका कारण यह है कि मौखिक रचना कार्यों में निपुण बालक लिखित में कुशलता सहज ही प्राप्त कर लेते हैं और इन्हीं बालकों में से अनेक प्रतिभाशाली साहित्यकार के रूप में पहचाने जाते हैं। गांधी जी का कहना यह है कि जो बच्चे होते हैं वो मौखिक में वार्तालाप में निपुण होते हैं, उनमें सहजता से ही लिखित गुण भी विकसित हो जाती हैं, लिखने में भी वो कुशलता अर्जित कर लेती हैं और ऐसे ही बालक हैं आगे चलकर अच्छे साहित्यकारों के रूप में पहचाने जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि लेखन की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है या लेखन की शिक्षा में क्या उपयोगिता। तो लेखन की उपयोगिता देखेंगे तो लेखन के माध्यम से छात्रों में निम्नलिखित योग्यताओं का विकास होता है। तो पहला यही है कि लेखन के द्वारा छात्रों को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना आता है। जैसे कि जो व्याकरण है उसके रूप में किस तरह से शुद्ध भाषा है, उसका जो गुण है वो लेखन के माध्यम से विकसित होता है। दूसरा आता है लेखन के द्वारा छात्रों को विराम चिन्हों के यथोचित उपयोग का अभ्यास भी होता है। कहाँ पर हमें विराम चिन्ह लगाने हैं, विराम चिन्हों का किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह से उनको सही रूप देना है, तो ये सब लेखन के द्वारा ही विकसित होता है। तीसरा आता है छात्रों में सुपाठ्य लेखन क्षमता का विकास होता है। जो जब भी हम लेखन में वो कुशल होते हैं तो हम अच्छी तरह से जो पढ़ने योग्य होता है ऐसी लेखन क्षमता का हमारे अंदर विकास होता है। नेक्स्ट आता है छात्र बिना किसी की मदद के स्वतंत्रतापूर्वक लेखन कर सकते हैं। इसके द्वारा उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक लेखन का अभ्यास होता है। तो ये भी एक गुण विकसित होता है छात्रों में कि वो बिना किसी की सहायता के ही स्वयं ही लेखन कार्य कर सकते हैं और इस तरह से उनमें स्वतंत्रतापूर्व लेखन करने का भी उन्हें अभ्यास होता है। नेक्स्ट आता है छात्रों को प्रसंगानुकूल आवश्यक गति से लिखने का अभ्यास होता है। तो लेखन के अंदर ये भी गुण विकसित होता है कि कौन सी प्रसंग है, किसके अनुकूल क्या हमें किस गति से लिखना है, ये सारी जो अभ्यास है उसका भी इसके अंदर विकास होता है। लेखन कला के विकास से छात्रों में विषयानुरूप शैली का प्रयोग करना आता है। हमें एक विषय के अनुसार ही शैली का प्रयोग करना पड़ता है। अगर लेखन कला का छात्रों में विकास हो जाता है तो वो विषय के अनुकूल ही शैली को चुनने में समर्थ हो जाते हैं और उसका उपयोग करना उन्हें आ जाता है।
छात्रों को लेखन के द्वारा ही शुद्ध वर्तनी का ज्ञान तथा प्रयोग करना आता है। शुद्ध वर्तनी ही व्याकरण का स्वरूप होती है, और जो इसलिए इसका ज्ञान छात्रों को होना बहुत आवश्यक है, और ये ज्ञान है वो लेखन के माध्यम से ही आता है। नेक्स्ट है, लेखन के द्वारा छात्रों में विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो लेखन छात्रों के अंदर विचार शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास करने में भी सहायक होती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि लेखन की अशुद्धियाँ, या लेखन में कौन कौन सी दोष आ जाते हैं, या लेखन में कौन कौन सी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि लेखन की अशुद्धियों के बारे में, तो हमें पता चलता है कि रेफ या रकाट संबंधी दोष आते हैं। यानी लिखते समय कौन कौन सी गलतियाँ हो जाती हैं, कौन कौन सी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। तो ऐसे देखा जाए तो रेफ या रकार संबंधी दोष ज्यादातर बच्चों में की लेखन में आ जाते हैं। ये क्या है, प्राय छात्रों को रेफ या रकार की मात्रा का ज्ञान नहीं होता है, जिससे भी लिखते समय गलतियां करते हैं। मात्राओं का अंतर न समझ पाने के कारण छात्र कर्म को कर्म, कृपा को कृपा और अग्रज को अग्रज लिखते हैं। यानी कि कहने का अभिप्राय है कि छात्र हैं जो मात्राएं होती हैं उनको सही प्रकार से नहीं समझ पाते हैं, दो मात्राओं के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते हैं। इस कारण वो लिखने में कई बार गलतियां करते हैं। और एक जैसे कि कर्म को कर्म लिख दिया, कृपा को नीचे डालना लगा के कृपा कर दिया, अग्रज को अग्रज कर लिख दिया। इस तरह उनकी रेफ रकार संबंधी दोष वो उत्पन्न हो जाते हैं लेखन में। दूसरा है शिरोरेखा का अशुद्ध प्रयोग। लेखन का एक जो अशुद्धि ये भी बच्चे करते हैं अक्सर कि जो ऊपर शिरोरेखा होती है उसकी उनमें समझ नहीं होती है। इसके कारण वो शिरोरेखा का गलत प्रयोग भी करते हैं। जैसे कि प्राय ज्यादातर छात्र हैं घा और धा और भा और माँ को गलत लिख देती हैं। यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है उन्हें नहीं मालूम होता है, इसलिए वो घा और धा में को एक सा समान लिख देते हैं। इसी तरह भा और माँ को भी एक समान लिख देते हैं। जैसे घर को धर लिख दिया, भारत माता को भारत भाता लिख दिया, और इसी प्रकार धरती को घरती, भाला को माला लिख देते हैं। तो ये दोनों के बीच में अंतर सही प्रकार से स्पष्ट न होने के कारण शिरोरेखा का वो अशुद्ध प्रयोग लेखन में करते हैं। तीसरा आता है मात्रा संबंधी दोष। प्राय जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मात्राओं का सही ज्ञान न होने के कारण वे हर्ष और दीर्घ मात्राओं में अंतर को नहीं समझ पाते हैं। यानी कि छोटी मात्रा क्या है और बड़ी मात्रा क्या है, इसमें भी अंतर को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। इसलिए वो छोटी मात्रा की जगह बड़ी मात्रा का प्रयोग कर देते हैं, और बड़ी मात्रा की जगह पर कई बार छोटी मात्रा का प्रयोग कर देते हैं। जैसे दीपक लिखना है तो दीपक को दा पे छोटी की मात्रा लगा दी, और इसी तरह किसान लिखना है तो किसान में बड़ी की मात्रा लगा दी। तो इस तरह की जो है वो मात्रा संबंधी दोष भी बच्चों के लेखन में अक्सर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है अनुस्वार एवं अनुनासिक संबंधी दोष। देवनागरी लिपि में लिखते समय छात्र प्राय अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी गलतियां भी कर बैठते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि भाषा शिक्षक है छात्रों को समुचित जानकारी नहीं दे पाता है कि छात्र अक्सर अनुस्वार का स्थान बदल देते हैं, कभी कभी भी अनुस्वार लगाते ही नहीं हैं। अनुस्वार में क्या है कि उन्हें कहाँ पर अनुस्वार लगाना है इसका वो उन्हें या तो ध्यान नहीं देते हैं, या उन्हें शिक्षक है उसकी जानकारी नहीं देता है, इसलिए वो कई बार तो अनुस्वार लगाते ही नहीं है या उसका स्थान भी बदल देते हैं। अनुनासिक वो स्वर होता है जिसका उच्चारण मुख नासिका दोनों से होता है, जिसका चिन्ह है ये चंद्र बिंदु होता है, जबकि अनुस्वार वह स्वर है जो केवल नासिक विवर से उत्पन्न होता है। यानी कि अनुनासिक में जो स्वर निकलता है उसमें मुंह और नाक दोनों का प्रयोग होता है, जिससे कि वो चिन्ह निकलता है, और ये इस टाइप का चिन्ह होता है। और जबकि अनुस्वार वो चिन्ह होता है जो केवल नासिका विवर से उत्पन्न होता है, यानी केवल नाक से निकलता है। अनुस्वार का जो चिन्ह है, बिंदु है, वो इस तरह का होता है बिंदु ऊपर से। प्राय छात्र मंत्र का मत्र, गंगा को गगा लिखते हैं। इसी प्रकार आंख को आंख और चांद को चांद लिखते हैं। यानी कि जहां उन्हें अनुस्वार लगाना है वहां वो चंद्र बिंदु लगा देते हैं, जहां चंद्र बिंदु लगानी होती है वहां वो अनुस्वार लगा देते हैं। नेक्स्ट आता है वचन संबंधी अशुद्धियां। छोटे बच्चे वचन संबंधी भी अशुद्धियां बहुत ज्यादा
करते हैं। वे एक वचन के स्थान पर बहुवचन लगा देते हैं और इस तरह से बहुवचन के स्थान पर एक वचन भी लगा देते हैं। कई बार जैसे कि नारी से उन्हें नारियां बनाना है, तो नारियां, तो रा पे बड़ी की मात्रा लगा देंगे ये, और इस तरह नारियां लिख देंगे। या लड़की से लड़कियां बनाना है तो ये इस तरह से लड़कियां कर देंगे। इस तरह से वो वचन संबंधी अशुद्धियां करती हैं। उनको ये नहीं ज्ञात होता है कि जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी की मात्रा है छोटी की मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह उनको वो अशुद्ध लिखने लगते हैं। नेक्स्ट आता है संयुक्त वर्ण संबंधी दोष। संयुक्त लेखन में संयुक्त वर्ण संबंधी दोष भी काफी देखे जा सकते हैं। ये दोष हैं छा को क्रश लिख देना, त्रा को द्र आदि लिख देना। इस तरह जो दो शब्दों को मिलकर जो संयुक्त वर्ण बनता है उसमें भी उनमें गलतियां वो कर बैठती हैं। नेक्स्ट है छा को छा लिखना। कुछ बच्चे ऐसे भी होती हैं वो छा को छा लिखते हैं, जैसे कि परीक्षा को परीक्षा, क्षमा को क्षमा लिखते हैं। इस तरह से वो है एक जो गलत वर्ण का प्रयोग कर देते हैं लेखन में। नेक्स्ट आता है शा और शा की अशुद्धियां। छोटे बच्चों को जब हम प्राचीन पद्धति से पढ़ाया जाता था, पहले जमाने में पढ़ाया जाता था उस समय, तो उसमें उन्हें इन तीनों की जो है अशुद्धियों के बारे में बताया जाता था। शा की अशुद्धियों के बारे में ये नहीं बताया जाता था कि किस उच्चारण स्थल से इनको बोलना है, इसलिए वो इस प्रकार की अशुद्धियां करते रहते थे। लेकिन अब वर्तमान समय में इसमें ये भी बताया जाता है कि किसका उच्चारण स्थल क्या है। लेकिन इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि बच्चों को उच्चारण स्थल के बारे में बताना चाहिए कि कौन सा वर्ण कहाँ से निकल रहा है। इस तरह वो शा और शा की अशुद्धियां कम करेंगे। डा डहा और डहा का प्रयोग छात्रों के लेखन में पढ़ा को पढ़ा, डलिया को डलिया, पढ़ना को पढ़ना, ढकना को ढकना आदि शब्द संबंधी अशुद्धियां भी आप देखी जा सकती हैं। इसमें एक शब्द के स्थान पर वो दूसरा शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त वो संधि है, समास है, लिंग है, वचन संबंधी भी अशुद्धियां करते हैं। तो यहाँ पर ये उनका लेखन है अशुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट आता है वर्णों का लोप। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कुछ वर्ण ही मतलब का ही लोप कर देते हैं, कुछ वर्ण लिखते ही नहीं है। जैसे उन्हें द्वंद्व लिखना है तो द्वंद्व में वो जो पीछे वाले द्वंद्व है उसमें वो नहीं चढ़ाते हैं, द्वंद्व इस तरह लिख देते हैं। अध्ययन में ये एक दो या बनते हैं उसमें वो एक या बना देती हैं। इसी तरह स्वास्थ्य को वो स्वास्थ्य लिख देती हैं, यानी आदत था है वो बीच में खत्म कर देती हैं। स्वावलंबन को वो स्वावलंबन लिख देते हैं। इस प्रकार के कई छात्र हैं जो अनावश्यक वो वर्ण भी जोड़ देते हैं। इससे भी लेखन उनका अशुद्ध हो जाता है। कभी कभी बच्चे हैं वर्णों के स्थान में भी बदलाव कर देते हैं। जैसे विशेष लिखना है तो पीछे वाले शाह को वो आगे शाह पे ले आते हैं। इसी तरह आदर्श लिखना है तो दा के ऊपर ही रा की मात्रा चढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है उनका लेखन है वो अशुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है मिश्रित व्यंजनों में अशुद्धियां। कभी वो भी छात्र मिश्रित व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन लिखते समय भी अनावश्यक गलतियां करते हैं। जैसे विद्यालय को विद्यालय लिख देते हैं, चिन्ह को चिन्ह, ब्रह्म को ब्रह्मा लिख देते हैं। इस तरह से वो मिश्रित व्यंजनों को लिखते समय भी अशुद्धियां करते हैं। नेक्स्ट है अल्प प्राण और महाप्राण की अशुद्धियां। जब शिक्षक छोटे बच्चों को अल्प प्राण और महाप्राण में अंतर नहीं बताते हैं तो इस प्रकार की बच्चे अशुद्धियां करने लगते हैं। जैसे कि घड़ा को गा से गड़ा कर लिख देंगे, घर को गर लिखना, प्रभात को प्रभात लिखना। इस तरह वो अल्प प्राण और महाप्राण की अशुद्धियां भी करते हैं। नेक्स्ट है वा और वा की अशुद्धियां। कुछ बच्चे वा और वा में भी अंतर नहीं समझ पाते हैं कि और वे एक स्थान पर दूसरे का प्रयोग करने लगते हैं। जैसे विद्या को विद्या, बसंत को बस वसंत लिख देते हैं। इस तरह वो जहाँ पर उन्हें वा लिखना है वो वा लिख देती हैं और जहाँ बा लिखना है वहाँ बा लिख देते हैं। तो इस तरह वो वा और वा की अशुद्धियां भी लेखन में करते हैं। नेक्स्ट आता है लेखन संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के उपाय।
लेखन संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के उपाय, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहला है व्याकरण का समुचित ज्ञान। शिक्षक द्वारा छात्रों को हिंदी व्याकरण का समुचित ज्ञान कराया जाना चाहिए। तथा लिंग परिवर्तन करना, किस तरह से उन्हें जेंडर को परिवर्तित करना है, वचन परिवर्तन करना, किस तरह से एक वचन को बहुवचन बदलना है, चंद्र बिंदु कहाँ पे लगाना है, अनुस्वार कहाँ पे लगाना है, संधि, समास, प्रत्यय, कारक, विभक्तियों आदि की भी छात्रों को अच्छी प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि उनको समुचित व्याकरण का ज्ञान हो सके। नेक्स्ट है लिपि का समुचित ज्ञान। अक्षर विन्यास की अशुद्धियों को दूर करने के लिए छात्रों को लिपि का भी समुचित ज्ञान कराया जाना चाहिए। इधर छात्रों को ये भी बताना चाहिए कि हर्ष स्वर की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है और दीर्घ की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। इसी प्रकार रेफ के प्रयोग का भी ज्ञान उन्हें देना चाहिए। नेक्स्ट आता है 12 खंडी का अभ्यास। मात्राओं का शुद्ध ज्ञान कराने के लिए प्रत्येक वर्ण के साथ स्वरों की मात्रा लगाकर भी छात्रों को अभ्यास कराना चाहिए। जैसे का, कि, कु, कु, के, कै, को, कं, कहा। इसी तरह आ है ना, इससे जो भी है आपको पूरे जितने भी शब्द हैं जो व्यंजन है, जैसे चा है और टा है, इसके सबको भी इसी तरह से उनको अभ्यास कराना चाहिए। इससे छात्र है मात्राओं का ठीक प्रयोग करना सीख जाएंगे। शुद्ध नेक्स्ट आता है शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का अभ्यास। शिक्षक का ये भी प्रमुख दायित्व माना जाता है कि वह छात्रों को भी शुद्ध उच्चारण करना सिखाए और स्वयं भी शुद्ध उच्चारण करे, क्योंकि इसके साथ साथ छात्रों को शुद्ध लिखने का भी अभ्यास कराए। जो छात्र शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं वो प्रायः अशुद्ध ही लिखते हैं और इस प्रकार उनका लेखन भी अशुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट आता है तीव्र गति से लिखने का अभ्यास। शिक्षक का ये भी एक महत्वपूर्ण दायित्व है कि वे छात्रों को तेजी से लिखने का अभ्यास कराए। परीक्षा के लिए ये अभ्यास बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि अक्सर बच्चे हैं वो परीक्षा में पूरा पेपर नहीं लिख पाते हैं। इसका कारण यही होता है कि उनका लिखने की गति मंद होती है। इसके लिए अनुलेख है, अनुलिपि है, प्रतिलिपि है, उसकी सहायता भी ली जा सकती है। परंतु बहुत तीव्र लिखने के कारण भी कुछ बच्चों का हस्तलेख भी खराब हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है बहुत तेजी से बच्चे लिख रहे हैं, उससे क्या है वो उनकी राइटिंग भी खराब हो जाती है। इस संबंध में भाषा शिक्षक को बहुत सावधानी भी रखनी चाहिए, जिससे छात्रों की राइटिंग भी खराब ना हो और उनका लेखन का गति में का भी विकास हो जाए। नेक्स्ट आता है वाचन अभ्यास। कक्षा में छात्रों को सस्वर और मौन वाचन का भी अधिक से अधिक अभ्यास कराया जाना चाहिए। वाचन के फलस्वरूप ही छात्र वाचन में वर्तनी के शुद्ध रूप को समझ सकेंगे और साथ साथ में वाचन के शुद्ध रूप से रूप है उनके स्मृति पटल पर अंकित हो सकेगा। वाचन का अभ्यास कराने से बच्चे हैं शुद्ध वर्तनी में लिखना सीख जाते हैं। और इस प्रकार देखा जाए तो कोई बच्चा है वो यदि गलती करता है तो भाषा शिक्षक को उसे शुद्ध वाचन दोबारा कराना चाहिए। इस तरह से बच्चों हैं उनका लेखन में सुधार होगा और गलतियां कम होगी। नेक्स्ट आता है शब्दकोश के प्रयोग पर बल। शुद्ध अक्षर विन्यास के लिए छात्रों को शब्दकोश के प्रयोग की भी प्रेरणा देनी चाहिए। जो भी छात्र हैं शब्दकोश का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं उनका शब्द भंडार है वो निरंतर बढ़ता चला जाता है। इस संबंध में एक बात और भी उल्लेखनीय है कि भाषा शिक्षक को स्वयं भी शब्दकोश का प्रयोग करना आना चाहिए। डिक्शनरी के प्रयोग से छात्रों का है वो शब्द भंडार बढ़ता है, शब्दकोश बढ़ता है, इसलिए शिक्षक को स्वयं भी इसका प्रयोग करना चाहिए और छात्रों को भी उसका प्रयोग करना सिखाना चाहिए। नेक्स्ट आता है खेल विधि का प्रयोग। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अक्षर विन्यास की शिक्षा देने के लिए खेल विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए कक्षा को 2 टोलियों में बांटकर प्रतियोगिता कराई जा सकती है। जैसे शब्दों के वर्णों के क्रम को उलटपेट करके श्यामपट्ट पर लिख देना और छात्रों को उन शब्दों को बुलाकर और उनको व्यवस्थित क्रम में लिखवाना है। इसके अलावा दो टोलियां बना लेनी और दोनों टोलियों में से एक छात्र को बुलाकर श्यामपट्ट पर कुछ लिखवाना चाहिए और छात्र अधिक जो छात्र अधिक से अधिक शुद्ध लिखे उन्हें विजयी घोषित करना चाहिए। इस तरह कई चीजें हैं खेल के लिए वो प्रयोग की जा सकती हैं और इस तरह छात्रों के लेखन का भी विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है शब्द पुस्तिकाएं बनवाना। शिक्षक द्वारा छात्रों को शब्दकोश में वृद्धि करने के लिए उन्हें शब्द पुस्तिकाएं भी बनवाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस शब्द पुस्तिकाओं में छात्रों को उन शब्दों को संग्रह करना चाहिए जिससे कि उच्चारण में विशुद्धि करते हैं।
ये प्रयोग लेखन संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में भी अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगा। जो बच्चे हैं ज़्यादातर कुछ शब्द हैं लिखने में गलतियां करते हैं, वो शब्दकोश में वही शब्द लिखवाने चाहिए जो बच्चे जिस शब्दों को लिखने में गलतियां करते हैं, और इससे उनको बार बार उनका अभ्यास कराना चाहिए, जिससे कि ये उनका लेखन में अशुद्धि को भी दूर होगी और उनका उच्चारण भी सही होगा। नेक्स्ट आता है अध्यापक का व्यवहार एवं व्यक्तिगत ध्यान। शिक्षक को छात्रों में स्नेहपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, इससे वे छात्रों के लेखन को शुद्ध करने के प्रयास में सफल हो सकेगा। यदि शिक्षक का व्यवहार आत्मीयतापूर्ण है तो बच्चे उसके संपर्क में रहेंगे और उसकी त्रुटियों के बारे में पूछ सकेंगे। धन्यवाद बच्चों।